हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, एक नई थीम के साथ काम करेंगे। अब परीक्षा की चिंता दूर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट, आप रिवीजन कर चुके हैं। अब हमें उन कमियों को दूर करना जहां से हमारे नंबर जा सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी के लिए स्पेशल प्रकार का इनोवेशन, एक नई थीम के साथ हम काम करेंगे। अब परीक्षा की चिंता दूर। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में बनने वाले एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर एंड मेजर, कितने भी के प्रकार के क्वेश्चन मुझे ये लगेगा कि एक परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों से बस एक बड़ी अपील है, सारे के सारे विद्यार्थी लगातार क्लास के साथ में जुड़िए और अपने जितने भी डाउट होते हैं उन डाउटों को क्लियर कीजिए। आप अपनी खामियों तक पहुंचिए और कमियों को दूर कीजिए ताकि आपकी सफलता में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। जितना प्रयास मैं यदि आपके साथ में कर रहा हूँ, उतना ही प्रयास यदि आप करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता बहुत नज़दीक है। किसी भी प्रकार का नंबर कटने वाला नहीं है। मिशन चल रहा है अपना 56 में से 56 नंबर लाना, बिल्कुल चल रहा है 56 में से 56 नंबर लाना। थ्योरी का हमें पूरा काम करना है और काम तभी होगा जब तालमेल आपका हमारे साथ बनेगा और हमारा तालमेल आपके साथ में बनेगा। जिस प्रकार का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, समय समय पर आप यदि वो कंटेंट कंप्लीट करते हैं तो अब परीक्षा की चिंता दूर थीम बहुत जल्दी सफल होने वाली है। तो स्टूडेंट, टाइम को खराब किए बगैर हम बढ़ते हैं आज की इस पहली क्लास की ओर। बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो है मैंने उसको लिया है। इसमें से देखो, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रिंसिपल, देखो सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड इसके प्रोसेस क्या है। और इस थीम पर काम करते हुए मैंने पहली ही पीडीएफ में 50 अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। बहुत ही शानदार इस टॉपिक का ये कंटेंट आपके लिए साबित होने वाला है। तो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किन्हीं 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के नाम लिखिए। स्टूडेंट, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आपको काम ये करना है कि तुरंत आपको वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है कि उत्तर आप कितना देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कहां पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको कितना आता है। ये चीज़ें, सारी बातें आपको साथ साथ में लेकर के चलनी है ताकि आपकी तैयारी और अधिक बेहतरीन बन सके। देखो, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हम बात करें तो आपको पता है इसको आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। ये डीएनए के एक विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक डीएनए के विशिष्ट पैलिंड्रोम पर काटने का काम करता है। तो आपके सामने ई कोर फर्स्ट, हिंद सेकंड, हिंद थर्ड यदि आ जाए, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिखिए तो आपको ये 3 नाम याद रखने। ई कोर फर्स्ट है, हिंद सेकंड है और हिंद थर्ड है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पीसीआर का पूर्ण नाम लिखिए और इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। याद करो, पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। कैरीमुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ऐसा भी आ सकता है कि पीसीआर को किसने बनाया था, तो कैरीमुलिस। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, तो मैंने आपको बताया था थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे हमने एक एंजाइम निकाला था, उसका नाम दे दिया था थर्मस एक्वेटिकस से निकालने का टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। यदि पूछ लिया जाए कहाँ से आया तो थर्मस एक्वेटिकस से आया था। बात करते हैं जीवाणु भोजी की बैक्टीरियोफेज क्या है। बिल्कुल एक डायग्राम बनाते समझना इसको। ये कोई बैक्टीरिया कोशिका है, ये बैक्टीरिया का डीएनए जो भी है, आनुवंशिक पदार्थ मटेरियल, और जब इसके ऊपर किसका संक्रमण हो जाए, किसी वायरस का संक्रमण हो जाए, विषाणु इसको संक्रमित कर दे, तो याद करो ये डायग्राम किसका हुआ, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज को। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणु भोजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किसमें हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रथम पुनर्युगज डीएनए का मतलब आपको याद होगा, आरडीएनए हमने कैसे बनाया, पुनर्युगज का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने कैसे बनाया था। तो एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, उससे हमने इस पुनर्युगज डीएनए को बनाया था। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा। आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है उसी में मैंने बता दिया था। प्रतिबंधन एंजाइम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। वन लाइनर का मतलब ये हुआ कि या तो एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है। जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को पढ़ा था तब हमने बात की थी कि डीएनए के छोटे टुकड़े कहाँ चले जाते हैं, बड़े टुकड़े कहाँ चले जाते हैं। जब इसके ऊपर हम इथिडियम ब्रोमाइड को काम में लेते हैं, याद करो इथिडियम ब्रोमाइड को काम में लेते हैं, तो जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो किस रंग में, बैंगनी रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। तो एक अभिरंजक काम में लेंगे जिसका नाम होगा इथिडियम ब्रोमाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
डीएनए पृथक्करण हेतु विभिन्न कोशिकाओं को किस प्रकार तोड़कर खोलते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जब हम एक कोशिका से डीएनए को पृथक करते हैं, आइसोलेट ऑफ डीएनए प्रोसेस, तो आप क्या करते हैं, यदि कोई जीवाणु से पृथक कर रहे हैं तो लाइसोजाइम एंजाइमों को काम मिलेंगे। यदि पादप कोशिका से पृथक कर रहे हैं तो सेलुलोज को लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम काम मिलेंगे जिसका नाम सेलुलेज एंजाइम है। यदि हमें कोई कोशिका काम मिलेगी, वो कोशिका किसकी है, कवक कोशिका, तो काइटिनेज एंजाइम को काम मिलेंगे। अर्थात भित्तियों को इन एंजाइमों की सहायता से तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाभकारी जीन का प्रवर्धन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट वांछित जीन होता है उसका एम्प्लीफिकेशन किस मेथड के द्वारा करते हैं। तो आपको याद होगा पीसीआर मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, यानी उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। पीसीआर क्या होता है कि बहुत कम समय में किसी डीएनए की करोड़ों लाखों कॉपियां तैयार की जा सकती हैं, जिसको एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुनर्योगज प्रोटीन किसे कहते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन जिसको इनकोडिंग कहते हैं विषम जात प्रपोसी में अभिव्यक्त होता है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोरिएक्टर कितने प्रकार के उपयोग में लिए जाते हैं। तो दो प्रकार के बायोरिएक्टर काम में लेते हैं। एक तो साधारण विलोडन होता है, होज, होज का मतलब टंकी या होदी होता है, बायोरिएक्टर काम में लेते हैं। एक दंड विलोडक होज को काम में लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, दैट इज, देखो ये प्रोसेस क्या कहता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको आइसोलेट करते, पृथक्करण करते, विलग्न करने का काम करते हैं। डीएनए के टुकड़ों को अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में होता है। चैप्टर जब शुरू हुआ था तब मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी EFB की, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, उसने बायोटेक की एक परिभाषा दी थी और उसमें क्या बताया था ये आपको याद रखना है। नए उत्पादों सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, कोशिकाओं, इनके अंग एवं आणविक स्वरूपों के समायोजन को बायोटेक कहते हैं। याद रह जाएगा, ये सारा का सारा मिश्रण बायोटेक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाणु कोशिका में मिलने वाले वर्तुल डीएनए का प्रमुख कार्य बताइए। देखो इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये कोई जीवाणु की कोशिका है, इस जीवाणु के अंदर एक डीएनए ये खुद का हो गया, इसके अलावा इसके अंदर एक वर्तुल डीएनए और पाया जाता है। ये वर्तुल जो डीएनए होता है इसको वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। आपको याद होगा इस प्रकार का डीएनए जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त वर्तुल डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। और हम जानते हैं प्लाज्मिड एक प्रकार का सहवाहक होता है, वेक्टर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किण्वक से आपका क्या अभिप्राय है। किण्वक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्यावसायिक पैमाने पर जब बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया को यदि आपको बड़ी मात्रा में ग्रो करवाना है तो एक बड़ा पात्र लेना पड़ेगा और जो काम में लिया पात्र होता है उसको किण्वक या फर्मेंटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस टेक्निक का नाम बताइए जिसमें डीएनए के खंडों को अलग करते हैं। तो बिल्कुल हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है, जेल विद्युत कण संचलन के द्वारा हम डीएनए के टुकड़ों को अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारक युग्मकों के ऐसे अनुक्रम को क्या कहते हैं जिसके पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। देखो ये डीएनए के द्विकुंडली मॉडल हो गया, एक है अपने पास में 5 एंड है तो इसका दूसरा क्या होगा 3 एंड, और एक 5 एंड है तो दूसरा कैसा हो जाएगा 3 एंड। इस प्रकार से होता है। तो सीक्वेंस आगे से पीछे, पीछे से आगे पढ़ने पर सेम रहे तो वो क्या कहलाता है, पैलिंड्रोम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोम वाला हो जाएगा, डेड वाला हो जाएगा, एंड वाला हो जाएगा, नोड वाला हो जाएगा, नोर वाला हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। देखो बढ़ते हैं आगे। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से किस प्रकार भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है। ये एक आपके पास में फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड होता है उसको कहाँ पर काटेगा, किनारों पर या सिरों पर काटने का काम करता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बीच में काटेगा और वो भी एक विशेष अनुक्रम पर या हम विशेष स्थान या पैलिंड्रोम पर काटने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1963 में ईरिशिया कोलाई जीवाणु में जीवाणु बोझी की वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए उत्तरदायी 2 एंजाइमों को अलग किया गया। जीवाणु बोझी की वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को उसमें स्थित विशिष्ट स्थल पर काटने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोनिंग वाहक में वर्णयोग्य चिन्ह का क्यों होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब वेक्टर को हम काम में लेते हैं और वो भी कैसा वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, तो उसमें एक वर्णयोगिक चिन्हक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्णयोगिक जो चिन्हक होता है ये रूपांतरजों को अरूपांतरजों से विभेदित करने का काम करता है या डिफरेंट करने का काम, अलग करने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, डीएनए खंड के एगारोज जेल विद्युत संचलन के दौरान इथिडियम ब्रोमाइड की क्या भूमिका होती है। थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है, जब डीएनए खंडों को तभी देखो, डीएनए खंडों को तभी देखा जा सकता है जब उन्हें किस में डुबोएंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे पैराबैंगनी किरणें डालेंगे ना तो ये कैसा हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, इसकी झिल्ली टूट जाएगी, जिससे डीएनए चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। तो आपको याद रखना, नारंगी बैंगनी पट्टियों के रूप में ये दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना अवांछित जीनों को केवल एक या एक से अधिक वांछित जीनों को कौन सी टेक्निक के द्वारा लक्ष्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वह मेथड होता है जिसमें बिना वांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीनों को टेक्निक के द्वारा सीधा का डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति किसे कहते हैं। तो आपको याद करना है पीबीआर 322। पीबीआर 322 में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। पीबीआर 322 का जब डायग्राम बनाया था वहां पर एक विशेष प्रकार की साइट थी जिसको हम ओआरआई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र में प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम पाया जाता है जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। यानी वांछित जो डीएनए होता है इसी साइट के ऊपर आकर के जुड़ सकता है और वहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित रचना के निर्माण को किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल क्लोनिंग कहते हैं, जिसको क्लोनिंग हूबहू कॉपी होती है। सिंपल क्वेश्चन हुआ। प्रथम पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही फेमस है। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने 1972 में प्रथम पुनर्युगज डीएनए बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुनर्युगज डीएनए तकनीक के साधनों के नाम लिखिए। तो देखो सिंपल है, पहले तो इसमें क्या होगा, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा, लाइगेज एंजाइम काम आएगा, वेक्टर काम आएगा, प्रपोसी कोशिकाएं काम आती हैं और तब जाकर के हम किसको निर्मित कर देते हैं, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को निर्मित कर देते हैं। 1963 में इरिसिया कोलाई जीवाणु नामक जीवाणु में 2 एंजाइम खोजे गए। इनमें से एक डीएनए को काटता है, कई बार पढ़ चुके, लाख बार पढ़ चुके, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा जो पैलिंड्रोम पर काटेगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए के खंडों के सिरे किस एंजाइम की सहायता से जुड़ते हैं। बिल्कुल डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, तो लाइगेज एंजाइम को काम में लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हुआ इसके अंदर, देखो चर्चा करते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन अपना है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, सिंपल सा है, प्रोसेस थोड़ा इश्यू हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्लास को छोड़ेंगे नहीं बीच में। देखो क्या कह रहा है, ये था अपना कर्ण योग चिन्ह हुआ और ये था, बिल्कुल बिल्कुल ये था मेथड। देखो बढ़ते उस क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन था एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर, तो किसके द्वारा जोड़ेंगे, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। डीएनए खंडों को अलग अलग करने की तकनीक का नाम लिखो। तो जेल विद्युत कण संचलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए खंड किस प्रकार के आवेश से आवेशित होते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये ऋणात्मक होते हैं। आपको याद हो तो डीएनए कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए खंडों को देखने के लिए किससे अभिरंजित करते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। इथिडियम ब्रोमाइड। एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो आपको इसी टॉपिक का ये पॉइंट है। एगारोज जो होता है वो समुद्री घास सीवीड से प्राप्त किया जाता है। और डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के दौरान एगारोज जेल से अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो ये तो आपको याद है, इसको क्या कहते हैं, छलन की प्रक्रिया कहते हैं। क्लोनिंग सहवाग के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लाज्मिड का करेंगे और किसका करेंगे, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी को काम में लेते हैं। और प्लाज्मिड की यदि बात करें तो पीबीआर 322 को आपको याद रखना है। ई कोली के लिए 2 उपयोगी वर्ण यौगिक चिन्हक तो बिल्कुल आपको याद होंगे, एक तो एम्पिसिलिन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन होता है। देखो लिखा हुआ ना एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। निवेशी निष्क्रियता किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है, इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। एक बार दोबारा देखो, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जब विजातीय डीएनए इसके अंदर डाला जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड किस में पाई जाती है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड जो है ये प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाई जाती है।
इसे निरस्तीकरण करके आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सहवाग के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका से डीएनए अलग करने के लिए कौन से एंजाइम काम में लिए जाते हैं? कई बार आ चुका, लाइसोजाइम एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए पृथक्करण के दौरान डीएनए अवक्षेपित करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाएगा या मिलाया जाएगा? तो उसके अंदर एथेनॉल मिलाएंगे, वो भी कैसा, चिल्ड मिलाएंगे, दुर्चितित जो एथेनॉल उसको मिला दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें डीएनए के एक छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतिलिपियां, तो कई बार पढ़ चुके पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वही तो मेथड है जिसके अंदर किसी डीएनए की कम समय में करोड़ों आवर्धित एम्पलीफाइड कॉपियां बनाई जा सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है और इसका उपयोग बताइए? तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग किस में किया जाता है? पीसीआर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन व्यावसायिक दृष्टि से सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन कहता है वर्णयोग्य चिन्हक से क्या तात्पर्य है? कुछ ऐसे जीन होते हैं जो रूपांतरजों को अरूपांतरज में बदल देते हैं, उसको वर्णयोग्य चिन्ह कहते हैं। काइमेरिक या संकर प्लाज्मिड किसे कहते हैं? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत शानदार है। विजातीय डीएनए खंडयुक्त प्लाज्मिड जिसको काइमेरिक प्लाज्मिड या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए को काइमेरिक प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। इसे विजातीय डीएनए खंडयुक्त प्लाज्मिड भी कहा जाता है, इसे काइमेरिक प्लाज्मिड भी कहा जाता है, याद रखना। अगला पॉइंट आ रहा अपना आरओपी का कार्य बताइए। जब प्लाज्मिड में क्या होता है, प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना। देखो, यानी प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन आ जाएगा यहाँ पर, जिसको आरओपी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम बताइए। तो सिंपल है, एक तो अपने पास में आ जाएगा ईकोर फर्स्ट, एक हिंद सेकंड और हिंद थर्ड। प्लाज्मिड पीबीआर 322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन तो क्या होते हैं? एम्पिसिलिन होगा और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्लाज्मिड पीबीआर 322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती हैं। इसी क्रम में यदि आगे बढ़े तो क्वेश्चन आता है क्षारक युग्मों के ऐसे अनुक्रम को क्या कहते हैं जिसके पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों को एक जैसा पढ़ा जाएगा? पेलिंड्रोम। क्या कहा जाएगा? पेलिंड्रोम। और एग्जाम्पल आपको अपना फेमस एग्जाम्पल याद रखना है जिसको मैंने कई बार बता दिया, GAATTC ले लेंगे। तो अब इसको सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा, तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? CTTAAG लिखा जाएगा। तो इसको 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड लिखा जाएगा। तो 5 एंड से पढ़ेंगे तो सेम सीक्वेंस आएगी जिसको पेलिंड्रोम कहते हैं। उस टेक्निक का नाम बताइए जिसके द्वारा डीएनए खंडों को अलग करते हैं। ये क्वेश्चन 50 बार रिपीट कर दिया गया ताकि अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसी कड़ी में आगे बढ़े। जीवाणु कोशिका में मिलने वाले वर्तुल डीएनए का नाम या उसका कार्य, तो वो वेक्टर की भांति काम करेगा। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में आणविक कैंचियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने कि आणविक कैंचियां जो होती है वो वाहक तथा प्रपोषी डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़े। 1963 में ई कोली जीवाणु नामक 2 एंजाइम खोजे गए, उनमें से एक डीएनए को काटता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपका बायोटेक वाला चैप्टर है जिसमें उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, यानी उसके सिद्धांत क्या है, उसके प्रक्रम क्या है, उसमें से वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे रखे जिसको 5-6 बार रिपीट किए ताकि वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अच्छे से आपको याद हो जाए। इसी प्रकार से अगली क्लास के साथ में हम जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।